हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये एनालिसिस हम लोग का 28 अप्रैल अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़ है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिंग बिल ऑन रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। सो हमारा जो एक बिल है नॉन एज 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025, ये बिल का बारे में डिस्कशन एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अंडर द हेडशिप ऑफ बीजेपी एमपी अपरजिता सारंगी, ये नाम को याद रखो, ठीक है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो हेड होता है जनरली एग्जाम में उसको पूछता है। और कौन सा बिल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलने से 130, ये बिल में ज़्यादातर आपका जो प्रोविजंस होता है, जैसे अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो लोग अरेस्ट हो जाता है और अगर वो कौन मतलब 30 डेज का कंजिक्यूटिव डेज में वो कस्टडी में रहेगा और उसका जो क्राइम जो पनिशेबल ऑफेंस ऑफ 5 और मोर ईयर्स हो सकता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसका जो पोस्ट है ना, उसका जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कमीशन है इसमें ये आपका जो 130 बिल है, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी का जो बिल, उसको वो देख रहा है, ठीक है। ये लोग का एक रिव्यू रख रहा है, वो देख रहा है कि इससे क्या इंडिया का जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है एंड उसके अलावा जो स्टेप्स टुवर्ड्स डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, क्या उसको वो सही से कर सकेगा कि नहीं, है ना, सही है कि नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी और गवर्नेंस में। तो ये जो बिल है ये स्पेसिफिकली ऐसा 3 आर्टिकल्स है उसको वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है। जैसे इसमें आपका जो न्यू रिमूवल पोजीशन में आर्टिकल 75, ये बेसिकली काउंसिल्स, यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के साथ होता है, जहाँ पे हम बेस्ड ऑन द ये जो पॉपुलेशन होता है ना, आपका जो मेजोरिटी होता है उसके बेस पे सिंग एंड स्विम जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको वो शो करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल का थ्रू हम लोग उसको वो प्रोविजंस को देखेगा, न्यू रिमूवल प्रोविजंस। उसके बाद दूसरा आता है आपका आर्टिकल 164, जो आपका स्टेट काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर यानी कि सिंग एंड स्विम टुगेदर जिसको हम बोलता है, उसको शो करता है। उसके बाद आर्टिकल 329 AA, ये बेसिकली स्पेशल प्रोविजन है, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नेंस है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो 30 डे का रूल है, ऑटोमेटिकली आफ्टर द 30 डे, और अगर उसका ऑफेंस रहेगा मोर देन 5 ईयर्स, तो उसको हम ऑटोमेटिकली रिमूवल प्रोसेस में, या तो उसका जो रेजिग्नेशन होता है वो सेल्फ ऑटोमेटिक प्रोसेस में वो निकल जाएगा, ठीक है। और ये किस किस पे लागू है, ये आपका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो सब के ऊपर में लागू होगा। डन, ठीक है, ओके। सो इसमें जो बेसिक आर्गुमेंट जो है वो ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो कंसेप्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो आर्टिकल है वो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये बेसिकली इसको रिमूव करता है, ठीक है। यानी कि जो कंसेप्ट है ना, उसको रिमूव कर देता है। दूसरा, ये हमारा फेडरलिज्म और पॉलिटिकल का मिसयूज हो सकता है, ये स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो फेडरलिज्म का जो फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ये क्लोज कर सकता है, उसको कर्टेल करता है, ओके। उसके बाद ओपोनेंट्स लोग ऐसा आर्ग्यू कर रहा है कि ये एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे है ना, एक सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिकली ओवरलैप कर सकता है, होगा, और ये जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये कम्प्लीटली अगेंस्ट आर बेसिक स्ट्रक्चर जो पार्लियामेंट्री एंड फेडरलिज्म है उसके अगेंस्ट में है, ठीक है, होगा। दूसरा, इसमें लीगल कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 जो है, यहाँ में जो डिसक्वालिफिकेशंस होता है, ये ज़्यादातर कन्विक्शन होने के बाद एंड सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स के बाद ही किया जाता है। लेकिन ये जो अभी का जो बिल आएगा ये तो 30 डेज बोल रहा है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही लैंडमार्क डिसीजन आपका लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया में हम लोग देखने को मिला है, जहाँ पे कोर्ट जो आपका सेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 उसको स्ट्राइक डाउन किया था, बोला था कि ये बेसिकली आपका प्रोविजंस में जो लिखा है ना, यानी कि एक कन्विक्टेड लेजिस्लेचर जो हो सकता है वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई होता है वंस केस उसको गिल्टी बोल के तैर देता है, ठीक है।
Next, India submits its revised targets for 2031 to 35 to UN's climate change body. Now, ये जो आर्टिकल है इसमें इंटरनेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन 3.0, ये जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो अपडेटेड है उसको इंडिया सबमिट किया है टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जो सबमिशन है इसमें 5 ईयर का साइकिल का जो मैंडेट रखा है आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में, उसको आपका ये जो इंडिया जो फॉलो करते हुए इसका सबमिट के बारे में वो लिखा है। ओके, तो इसमें बेसिकली आपका जो 3 प्रिलिमिनरी क्वांटिटेटिव गोल्स को इंडिया जो 2035 तक अचीव करना चाहता है। पहला गोल क्या होगा? एमिशन इंटेंसिटी। इसमें वो अपना जो एमिशन होता है उसको 40, मतलब आपका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें जो एमिशंस हो सकता है कार्बन एमिशन, उसको वो 47% तक रिड्यूस करने का प्लान बना रहा है। उसके बाद नॉन फॉसल एनर्जी में वो 60% तक रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि मतलब इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि वो आपका जो फॉसल फ्यूल है उसका डिपेंडेंसी पे वो रिड्यूस हो जाए। ओके, और कार्बन सिंक को वो थ्रू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया, वो कार्बन सिंक को इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहा है फ्रॉम 3.5 से 4.0 बिलियन टन्स। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मीट करने के लिए बाय द ईयर ऑफ 2030 वो उसको टारगेट कर रहा है होगा। तो एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव में ये आपका जीएस पेपर 3 लोग में पूछा जाता है। तो इसमें इंडिया का जो इवोल्यूशन है, यानी कि आपका जो नेशनल उसका जो एनडीसी का जो सबमिशन है उसको ओवर द ईयर कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, उसका प्रोग्राम कैसे बन रहा है उसको हम लोग देखेगा। जैसे फर्स्ट जो रिपोर्ट था 2015 में दिया है, सेकेंड 22 में, और अभी अभी करेंटली 2025 में दिया है। ठीक है, तो एमिशन इंटेंसिटी जो रिडक्शन है उसको 33 से 35 है ना शुरुआत में, और अभी 45 और अभी 47 कर रहा है, उसको याद रखो। ठीक है, परसेंटेज। एंड नॉन फॉसल फ्यूल में वो 60% कर रहा है। कार्बन सिंक में वो 3.5 से लेके 4 बिलियन तक वो टन्स को इंक्रीज करने के लिए वो मतलब उसका सबमिशन किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स होता है सबमिशन जितना भी वो ऑब्जेक्टिव रखा है, ये बेसिकली इंडिया का विकसित भारत एट 2045 जो थीम है उसके साथ अलाइन करता है, और वो क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी है ना उसके साथ वो अलाइन करता है। यानी कि इंडिया जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है उसको वो फॉलो करता है, जहाँ में वो डेवलप नेशन में टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा लेकिन एट लो कॉस्ट, लो एनवायरमेंटल कॉस्ट पे। ठीक है, उसके अलावा वो आपका जो लाइफ मोमेंट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट प्रिंसिपल है, उसको वो टारगेट करते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के टुवर्ड्स वो मूव करेगा करता है। ओके, सो इसमें क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन में ओवर द ईयर आपका जो गवर्नमेंट है वो बहुत सा सेवरल फ्लेक्सिब स्कीम्स को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को वो ऑलरेडी डाला गया है। ठीक है, आपका जो स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स में। एंड प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी टारगेट किया है सोलर रूफिंग का। ओके, उसके बाद पीएम कुसुम, ये भी एक सोलराइज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी ये सेटअप हो चुका है। एंड न्यूक्लियर मिशन में इंडिया जो नॉन फोसल कैपेसिटी स्ट्रेटजी को वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, सो चैलेंजेस क्या हो सकता है ये सब बनाने के लिए? सबसे पहले फाइनेंशियल गैप का चैलेंजेस हो सकता है। उसके बाद जो ग्रिड का स्टेबिलिटीज होता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सिस्टम इंडिया को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना है, डेवलप करना है। ओके, सो इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टूवर्ड्स 1000 का गोल को फॉलो करते हुए इंडिया एक बहुत ही स्टेबल फ्लेज लिया है तो 60% नॉन फॉसल कैपेसिटी बाय 2035 होगा। तो सोलर अलायंस से रिलेटेड इसको हम लोग क्लास क्लास में भी देख चुका है। ठीक है, ओके, याद रखो कुछ कुछ डिसेंट्रलाइज जो है। उसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिप, ये जो इंडिया का रैपिड एक्सपांशन है क्लीन एनर्जी के लिए, एक ऐसा इनिशिएटिव जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में इंडिया उसको यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर रहा है, जिससे वो जितना हो सकेगा आपका क्वांटिफाइड गोल्स जो होता है स्पेशली फॉर द सस्टेनेबल गोल्स यूजिंग सोलर एनर्जी, इंडिया उसके टूवर्ड्स में जा रहा है। ठीक है, ठीक है। So India to become a second country with commercial level fast breather reactor, Jitendra Sir. So
आफ्टर रशिया के बाद इंडिया का सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर जर्नी जो है वो उसका जो ऑपरेशनल स्टार्ट हो गया है वो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीदर रिएक्टर आपका कलपक्कम में। ठीक है, तो ये एक सेकेंड ब्रीदर माने जाएगा आफ्टर द रशिया। और यहाँ पे इंडिया जो ये इसका जो स्टेज है उसको क्रिटिकली अप्रैल 6 में अचीव कर लिया है। और ये जो बेसिकली सेकेंड स्टेज ऑफ इंडिया का है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का, इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम मिक्स वाला जो ऑक्साइड फ्यूल्स होता है उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो वेस्ट होता है उसको भी रीयूज़ करने का कैपेसिटी रखता है। ऐसे होने से इंडिया का जो वास्ट थोरियम रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपका साइंस एंड टेक का सेक्शन में आता है। तो इंडिया के पास वी हैव 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जिसको फॉर्मुलेटेड किया था डॉक्टर होमी जे बाबा। ओके, तो ये प्रोग्राम में क्या होता है, इंडिया का जो यूरेनियम और एबंडेंट थोरियम है उसको यूज़ करने का प्रोग्राम रखा गया है। तो इंडिया का जो स्टेजेस होता है, स्टेज 1 को हम बोलता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो इसमें याद रखो एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स बोलने से उसमें क्या फ्यूल है, उसमें यूरेनियम है। ठीक है, उसका उसमें क्या बाय प्रोडक्ट्स होता है, प्लूटोनियम। तो कौन यूज़ करता है, क्या बाय प्रोडक्ट है, ये सब प्रीलिम्स का क्वेश्चंस भी होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में इंडिया का जो फास्ट ब्रीदर रिएक्टर जो करंटली वो इंडिया ऑब्टेन किया है, ये एक मिक्सचर है प्लूटोनियम और आपका डिप्लीटेड यूरेनियम का। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूरेनियम 238 को मोर प्लूटोनियम 239 में बना सकता है, होगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग क्या यूज़ कर रहा है, थोरियम 232 ब्रीदर एंड यूरेनियम 233। ठीक है, ये दोनों को हम लोग एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम के लिए ये नाम है ना, इसको याद करना पड़ेगा। ओके, ये इसका फ्लो चार्ट है। पहले हम लोग फर्स्ट फेज में, फिर सेकेंड एंड थर्ड में हम लोग यूरेनियम और थोरियम का मिक्सचर यूज़ करता है। तो ये जो टेक्निक है इसमें क्या क्या कूलेंट यूज़ करता है ये भी एग्जाम में पूछता है। तो रिमेंबर, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम हमेशा लिक्विड सोडियम को कूलेंट के तौर पे यूज़ करता है, क्योंकि इससे ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है और ये हीट ट्रांसफ़र को सिग्निफिकेंटली कूल रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है इसको हम भवानी भारतीय, भवानी बोलता है, फुल फॉर्म है भारतीय नभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, सो भवानी ये बेसिकली सेल्फ इंडिजिनियस डिज़ाइन है और ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर में उसका स्कीम के अंदर में भी आ जाता है। और ये बहुत ही सस्टेनेबल है, क्योंकि इससे जो रिसाइकलिंग फ्यूल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन है, हम उसको ही फिर न्यूक्लियर वेस्ट को रीयूज़ करके हम उससे मैक्सिमम फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। ओके, सो वाइल कंट्रीज जैसे यूएस एंड फ्रांस, जापान लोग ऑलरेडी ये सेक्टर को यूज़ करता है। ठीक है, और ज़्यादातर बहुत लोग इसको टेक्निकल या तो इकोनॉमिक हर्डल्स के लिए क्लोज डाउन हो गया है। इंडिया और रशिया अभी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स के तौर पे आगे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जो आपका न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, आप उसको पढ़ सकता है। डन। उसके बाद सिबनसिरी रिजर्व पावर प्रोटेक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर अरुणाचल प्रदेश। सो ये जो आर्टिकल है इसको लिखने वाला MN मोहम्मद है, जो सिबनसिरी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट्स के बारे में, उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करता है। ओके, सिबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, समझ गया। तो उसके बारे में हम देखेगा। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये अराउंड 2000 मेगा कैपेसिटी है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये मैसिवली अराउंड 33.5 किलोमीटर स्क्वायर रिजर्व्स हैज़ बीन डेवलप अंडर दिस। ठीक है, तो ये एक फ्लड कुशन, यानी कि ये जो सिबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट है ये एक फ्लड कुशन के तरह वाटर को रेगुलेट करता है और उसको डाउनस्ट्रीम में फ्लो होने, ड्यूरिंग द मॉनसून समय में डाउनस्ट्रीम में फ्लो होने नहीं देके उसको प्रोटेक्ट करता है, लाइक ए फ्लड कुशन। उसके अलावा ये एक ऐसा हाइड्रो पावर है जहाँ में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। न्यू वाटरवेज टूरिज्म जैसे बोटिंग, इको क्रूज, फिशरीज, ये सब इम्प्रूव, और साथ ही साथ आपका इनलैंड वाटरवेज को भी इम्प्रूव करता है। और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स में जैसे कि ये रिजर्व बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स और एक्वेटिक लाइफ जो होता है उसको ये रेगुलेट करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव में इससे रिलेटेड सबसे पहले हम देखेगा जोग्राफिकल एंड टेक्निकल कंटेक्स्ट होगा। सिबनसिरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र और ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है।
ठीक है, मतलब ये एक नेचुरल कुशन्स की तरह, स्टोरेज के तरह, अगर पानी मानसून में ज़्यादा होने से तो ये पानी को स्टोर कर सकता है, और अप डाउन स्ट्रीम में जो इश्यू हो सकता है फ्लड का, उसको फर्स्ट फ्लड का उसको वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लड कुशन्स बोलता है रन रिवर। ठीक है ना। उसके बाद इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि ये आपका जो पावर जनरेशन अपर एंड लोअर रीजन होता है असम और अरुणाचल, उसको मेंटेन करने में काम आता है। ओके। सो उसके अलावा एनवायरमेंटल फ्लोज के अंदर में ये जो मिनिमम फ्लो उसको सस्टेन करता है, जिसके वजह से आपका रेपेरियन इकोसिस्टम को सस्टेन करने में वो मदद करता है। ठीक है। सो इको टूरिज्म और लाइवलीहुड के अंदर में ये एक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वो किस तरह से लाइवलीहुड को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। डन। सो ये जो एनर्जी है, यानी कि आपका लोअर सिवनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोडक्ट जो है, पावर जो है, उसको हम पावर हाउस ऑफ इंडिया माना जाता है। और ये इन नॉर्थ ईस्ट को यानी कि अरुणाचल प्रदेश को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाता है। ठीक है। सो दूसरा चैलेंजेस ये है कि यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो सिवनसिरी जो साइट में है वो जोन 5 ऑफ द सिस्मिक एक्टिविटी में आ जाता है, जो बहुत ही हाई सिस्टमेटिक जोन माना जाता है। ओके। सो इसका ओरिजिन होता है आपका चायुलचू का जो एरिया है, वहाँ से वो निकल जाता है ना। उसके बाद ऑल द वे ये आपका तक्सिंग का साइड से थ्रू द मिरी हिल्स आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करता है। ब्रह्मपुत्र आसाम में ये कहाँ में ज्वाइन करता है? जामुरी घाट में। ओके, ये उसका पार्ट है, इसको हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में भी देखा है। ओके। सो ये अप्रोक्सीमेटली 442 किलोमीटर्स क्रॉस करते हुए लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ज्वाइन करता है। एग्जैक्टली बोलने से जमोरी घाट में होगा। और इसका कॉन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सा फेमस आइलैंड्स जैसे माजुली आइलैंड्स, ये सब भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड बोलता है, ये सब ये कॉन्फ्लुएंस की वजह से फॉर्म होता है। होगा। ऑब्वियसली सिवनसिरी डायरेक्ट मिलता तो नहीं है, दूर है, लेकिन वो भी रीज़न है। ठीक है ना। तो ये आपका क्विक आप फिर दोबारा देख सकता है, इससे क्या क्या आपको देखना है। So, under the proposed constitutional bill, यानी कि 130 amendment bill, what is the specific trigger for the automatic removal of prime minister or chief minister? ये क्या होगा? Arrest and detention for the 30 days for the crime punishable by 5 years. Okay. उसके बाद India's recently submitted NDC 3.0. What is the targeted share of non-fossil fuel based cumulative electric power installed capacity? ये है आपका 60%. Prototype fast breather reactor at Kalapakam is the centerpiece of which state of India? ये आपका मिक्स है ना। सो ये बेसिकली स्टेज 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थोरियम बेस मिक्स बेस को। ठीक है। सिवनसिरी रिवर द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र जॉइंस द मेन रिवर एट विच स्पेसिफिक लोकेशन? ये आपका जामुरी घाट में लोकेट मतलब मिलता है, लखीमपुर में। Which of the following principle does India advocate for the UNFCCC to ensure developed nations provide more climatic finance? तो ये है आपका कॉमन बात, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद पॉलिटी में इसका पर्सपेक्टिव को लेके पूछ सकता है, ये जो 130 बिल है ना, वो कैसे आपका फेडरलिज्म एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो होता है उसको वो कैसे टैकल मतलब कर्टेल करता है। उसके बाद आपका जो ग्रीन एनर्जी को लेके है ना, इंडिया का जो रिसेंट जो रिपोर्ट जो सबमिट किया है ग्रीन एनर्जी को लेके, उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ओके। उसके बाद क्लोज फ्यूल साइकिल, यानी कि इंडिया जो फॉलो करता है, इंडिया का रिएक्टर्स लोग रीयूज करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज का, उसके बारे में आपको पूछ सकता है। ओके, रिएक्टर्स लोग के बारे में। उसके बाद मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जैसे लोअर जैसे सिवनसिरी लोअर प्रोजेक्ट जो होता है वो कितना नेसेसरी है कि एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द डाउनस्ट्रीम को मेंटेन करने के लिए, है ना। यानी कि कंसेप्ट ऑफ फ्लड कुशंस एंड एनवायरमेंटल फ्लो, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे है, समटाइम्स यू कैन ओनली फाइंड हेवन बाय स्लोली बेकिंग अवे फ्रॉम हेल, कैरी फिशर्स। So with this thought, my dear student, let's keep studying and following the news. Okay, thank you.